नमस्कार मित्रों, मैं हूं उत्तर प्रियदर्शी और आपका स्वागत है उत्तर के प्रश्न में। आज मैं जिस प्रश्न पर आपसे बात करना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका संबंध हमारी छात्र राजनीति, विश्वविद्यालयों और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस और कुल मिलाकर के देश से है। अक्सर आप अखबारों में और टेलीविज़न पे देखते होंगे कि जेएनयू में मारपीट हो गई, मनमुटाव हो गया, जादवपुर विश्वविद्यालय में हो गया। कई सारे विश्वविद्यालयों में आप स्टूडेंट्स के बीच में मारपीट और मनमुटाव की घटनाएं आजकल देखते होंगे और आप हैरान होते होंगे कि ये हो क्या रहा है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं। वर्षों पहले मैं चीफ प्रॉक्टर भी था, कुछ वर्षों पहले, और बहुत ही भारतवर्ष के लगभग हाल फिलहाल के दशकों के सबसे महत्वपूर्ण, जटिल, बहुचर्चित मामले का मैं दुर्भाग्य से मुझे ही देखना पड़ा और मैं ही उस प्रॉक्टोरियल बोर्ड का चीफ प्रॉक्टर था। और उन दिनों ने मुझे दिखाया बहुत करीब से छात्र राजनीति का असली चेहरा जो बहुत ही खराब है, विकृत है, विद्रूप है। ऐसी छात्र राजनीति जो मैंने करीब से देखी है एज ए चीफ प्रॉक्टर। जब मैं विद्यार्थी था जेएनयू में तो निश्चित रूप से इतना करीब से तो नहीं देख सकता था। एक विद्यार्थी के रूप में सिर्फ अपना पहलू दिखता है, अपनी आँख से जो दिखता है सो दिखता है। पर जब आप चीफ प्रॉक्टर जैसे पद पे होते हैं, जब आपके पास रोज़ बहुत सारे मामले आते हैं, आप चीज़ों को सामने से और पीछे से देखते और समझते हैं, आपको 360 डिग्री दिखाई देता है, तो बात कुछ और होती है। और ये जो कुछ बात मैंने देखी, ये बात बहुत ही ख़राब थी, डरावनी थी, तकलीफ़देह थी। मुझे ये लगा कि इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, इनके वर्तमान स्वरूप का क्या मतलब है, ये क्या कर रहे हैं। जो मैंने बहुत करीब से देखा और जो आप अखबारों में देख रहे हैं कि आजकल क्या होता जा रहा है, तो हुआ ये कि ये बात मन में बहुत समय से रही। लेकिन अभी हाल फिलहाल में रामनवमी के अवसर पे जो जगह जगह छोटे बड़े झड़पें, दंगे फसाद, बुलडोजर्स वगैरह वगैरह हुए, तो उसको लेकर के मेरे कैंपस में दो, एक बीबीपी और एक एसएफआई, अपने अपने पक्षों के साथ उन्होंने दो भाषणबाजी एक ही समय पर आयोजित की। इत्तेफाकन मैं शाम को टहल के लौट रहा था, मैंने भीड़ भाड़ देखी, दो ग्रुपों को थोड़ी थोड़ी दूर पर मोर्चा संभाले देखा और बहुत सारी पुलिस देखी, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां देखी। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, इतनी पुलिस क्यों है, कैंपस में हमारे पुलिस इतनी होती नहीं है। तो पता चला कि साहब ये मामला है। मैंने कहा अच्छा। इन दोनों पार्टियों के श्रोता कुल मिलाकर के जितने थे, यानी लगभग 100, उसके 2 गुना तो पुलिस वाले थे। तो मैं घर चला गया, लेकिन मैं ये सोचता रहा कि देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में से एक है मेरा विश्वविद्यालय, और इसके बच्चे किसी मुद्दे पर अलग अलग शांति से क्या इस लायक भी नहीं है कि अपनी बात कह सकें और कर सकें। क्या यही इन्होंने पढ़ा है और हमने इनको पढ़ाया है? क्या यही इनके सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक और शैक्षिक संस्कार हैं कि बिना भरपूर पुलिस की मौजूदगी में ये अपनी बात तक नहीं कह सकते हैं, कर सकते हैं, वो भी तब जब अलग अलग कहना है। होना तो ये चाहिए कि किसी भी मुद्दे पे बैठ करके आमने सामने चाय पीते हुए, मुस्कुराते हुए एक दूसरे से सहमत असहमत, वाद विवाद, संवाद करना चाहिए। पर हालत ये है कि वाद विवाद, संवाद कुछ नहीं है, सिर्फ मनमुटाव है, दुराव है और विवाद है, जिसकी परिणतियाँ अक्सर मारपीट में हो रही हैं। जेएनयू, जैसा कि मैंने कहा, इसका बदसूरत उदाहरण है जो आप पिछले वर्षों में देखे जा रहे हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, जब मैं खुद स्टूडेंट था, मुझे जेएनयू में शोध करने का और गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए और एमए करने का मौका मिला। तो जब मैं बीए और एमए गोरखपुर विश्वविद्यालय से कर रहा था
तो मैंने छात्र राजनीति का भयानक गुंडागर्दी भरा चेहरा देखा। पर्चा दाखिला के लिए जाती सैकड़ों गाड़ियाँ और बंदूक, इलेक्शन के टाइम में चलती गोलियाँ आम बात थी। छात्र नेताओं की गुंडागर्दी और उन छात्र नेताओं के चमचों की गुंडागर्दी आम बात थी। होली की छुट्टी होने के पहले मोटरसाइकिलों पर कैंपस के भीतर लड़कियों को दौड़ाते हुए लफंगे विद्यार्थी, नेता टाइप, गुंडे टाइप के लोग दिख जाते थे। ये भयानक चेहरा था। ये भयानक चेहरा बहुत सारे विश्वविद्यालयों में था, जिसकी परिणति 2006 में सबसे क्रूर, सबसे विभत्स तरीके से तब हुई जब उज्जैन में प्रोफेसर सब्रवाल को मार डाला गया। छात्र नेताओं ने प्रोफेसर सब्रवाल को मार डाला। बड़ी चर्चा हुई, बहुत भर्त्सना हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और MHRD से 2006 में कहा कि इस छात्र राजनीति को ठीक करने की ज़रूरत है, बहुत हो गया, एनफ इज़ एनफ। MHRD ने 2006 में लिंगदोह आयोग बनाया। लिंगदोह साहब हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके थे। तो लिंगदोह आयोग बना जिसने पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में दौरा किया, प्रोफेसर से, स्टूडेंट से बातचीत की। इस सिलसिले में मुझे याद है कि लिंगदोह कमीशन मेरे पिताजी से भी उनकी बातचीत हुई थी, काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी। और लिंगदोह मेरे पिताजी से बहुत, जस्टिस लिंगदोह मेरे पिताजी से बहुत प्रभावित हुए थे। और जो रिपोर्ट उन्होंने फाइनल प्रस्तुत की है उसमें मेरे पिताजी की लगभग 90% सलाहें शामिल हैं। तो ये आयोग बना। इस आयोग ने अपने रिकमेंडेशंस दिए और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस रिकमेंडेशंस को लागू किया। उनके लागू होने के बाद से बहुत सारे विश्वविद्यालयों में उनके नियमों के, उस रिपोर्ट के नियमों की वजह से बहुत सारे विश्वविद्यालयों में लंबे समय तक इलेक्शन नहीं हो पाए। बहुत सारी गुंडागर्दी ख़त्म हो गई क्योंकि उसके नियम ही ऐसे बनाए गए थे कि उसमें घटिया, गंदे अपराधियों को, बाहरी पैसे को, मसल पावर को रोका जाए। और उसने रोका। उसने स्टूडेंट्स यूनियंस के इलेक्शंस को प्योरीफाई करने में काफ़ी मदद की। पर ये बात पुरानी हो गई। वो जारी है, वो हो रहा है। गंदी राजनीति उसको चुनौती देती रहती है, उसके खिलाफ कोर्ट में जाती रहती है, उसकी शिकायत निंदा करती रहती है। पर लिंगदोह साहब की जो सजेशंस हैं उसने गुंडागर्दी वाली छात्र राजनीति को काफ़ी लगाम कसी। अब आप आगे आए और JNU और SCU जैसे विश्वविद्यालयों की तरफ आए तो आप पाएंगे कि उस तरह की गुंडागर्दी तो नहीं है जो गुंडागर्दी मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय या उज्जैन वगैरह की या नॉर्थ इंडिया की या बहुत सारी जगहों पर जैसी छात्र राजनीति होती रही है गुंडागर्दी से भरी हुई, वो तो कम हो गई। और वो हमारे यहाँ तो खैर नहीं है, मारपीट झड़प इन लोगों में हो जाती है। पर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि तमाम तरह के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग विचारधाराओं के नाम पे, जातियों के नाम पे, रीजन्स के नाम पे, और ये बहुत ही कुत्सित खेल खेलते हैं। ये नए आ रहे बच्चों को फंसाते हैं, पटाते हैं, अपनी विचारधारा की ओर आकर्षित करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां बच्चे आपस में अपने अपने मतों के इतने आग्रही हो जाते हैं कि वे एक दूसरे से संवाद करने की स्थिति में नहीं होते। जब मैं चीफ प्रॉक्टर था और जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा था उसमें सारा झगड़ा फेसबुक पर एक पोस्ट से शुरू हुआ था। फेसबुक पर एक पोस्ट एक विद्यार्थी लगाता है और उस पोस्ट के विरोध में 200 लोग रात को उसके कमरे में पहुंच जाते हैं, आक्रमण कर देते हैं और सारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी उस पर हमला होता है, सिक्योरिटी फेल हो जाती है। जो इतना मनमुटाव, इतना दुराव
सोशल मीडिया पे आप लड़ रहे हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, मौका पाने पर एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे को पीट भी लेते हैं। और ये घटिया मन जो बढ़ता चला जाता है बच्चों का, बच्चे जो सामान्यतः सरकारी विश्वविद्यालयों में सामान्य घरों से आते हैं, जो अच्छे होते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई करियर बनाने की बहुत ज़रूरत होती है, उनमें से बहुत सारे बच्चे कार्यकर्ता के रूप में या नेता के रूप में इस दुष्चक्र में फंस जाते हैं, फंसा दिए जाते हैं और अपने जवानी का, अपनी पढ़ाई लिखाई का बहुत ही कीमती समय इस दुष्चक्र में, इस गंदे खेल में, इस गंदी राजनीति में उनका व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब उन्हें होश आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। आप देखेंगे कि और मैंने देखा कि बहुत सारे कुछ अध्यापक भी अपनी अपनी विचारधाराओं, जातियों आदि के समीकरण से इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पीछे से इन्वॉल्व होते हैं, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म में JNU के उस लेडी प्रोफेसर सम्मेलन को देखा होगा, और ये बीमारी JNU में सबसे ज़्यादा है। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को पीछे से चलाना, संचालित करना, उनका ब्रेन वॉश करना। वहाँ के प्रोफेसर्स इस मामले में बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और उन्होंने बहुत ही घटिया काम किया है। ऐसे प्रोफेसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये बीमारी हमारे यहाँ भी है, रही है। लोग इन्वॉल्व होते हैं, बैकडोर से पीछे से बैठ के गाड़ी चलाते हैं। बच्चा अपना कीमती समय खो देता है। बच्चा जब रहता है तो आपस में एक दूसरे से को देख करके चिढ़ता रहता है, सोशल मीडिया पर गालियाँ देता रहता है, आपस में कोई संवाद नहीं, कोई शिक्षा नहीं। और अगर आपको अपनी बात कहनी है तो आपको ढेर सारी पुलिस की ज़रूरत है। फिर किस बात के पढ़े लिखे हैं आप? क्या है आपके शैक्षिक संस्कार? क्या है आपके सामाजिक, पारिवारिक, नागरिक संस्कार कि आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ें और आप ढंग से अपनी बात भी न कह सकें? और 100 लोगों के लिए 200 लोगों की पुलिस खड़ी हो। कितना पैसा वेस्ट होता है टैक्स पेयर्स का, सरकार का, पुलिस की एनर्जी कितनी वेस्ट होती है। और क्या दिया है इन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने सिवाय माहौल ख़राब करने के? आज तक मैंने तो कभी किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, JNU से लेकर के SCU तक में, विद्यार्थी से लेकर के प्रोफेसर और चीफ डॉक्टर तक के रूप में, मैंने कभी भी किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को और स्टूडेंट यूनियन को कोई ढंग का, बड़ा, क्रिएटिव, रचनात्मक, अच्छा काम करते नहीं देखा। तो करते क्या है ये गंदी राजनीति के शिकार हैं और नए नए शिकार ढूंढते रहते हैं, पूरा माहौल ख़राब करते रहते हैं। और उसके बाद आप आइए स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में। जब स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन आता है तो जो बाहर गंदगी होती है, जाति की, धर्म की, रीजन की, वो सारी गंदगी हमारे विश्वविद्यालयों में दिखाई देती है। वो सारे हथकंडे जो मुख्य धारा की राजनीति करती है, वही हथकंडे JNU से लेकर SCU तक में दिखाए जाते हैं। भले ही यहाँ गोलियाँ न चलती हो, पर गंदगी, मानसिक दरिद्रता, वही संवादहीनता, सब कुछ तो वही दिखाई देता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, ये यूनियन बाजी, ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ठीक नहीं है। तो जब मैंने एज ए चीफ डॉक्टर इनको करीब से देखा और इनका खेल मुझे समझ में आया, इनके द्वारा उछाली और परोसी जा रही गंदगी समझ में आई, जो विश्वविद्यालयों को नष्ट कर रही है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा को नष्ट कर रही है। और एक बात और समझने की बात है, विश्वविद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं है। सरकारी विश्वविद्यालय चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। इनका फाइनेंस बहुत वीक है, इनकी हालत अच्छी नहीं है। तो अगर आप इनको यूं ही और ज़्यादा नष्ट करने लगेंगे तो बहुत सारे सामान्य घरों से, गरीब घरों से आते बच्चे कहाँ शिक्षा पाएंगे? वे कहाँ से जाएंगे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लाखों लाख रुपए दे करके पढ़ाई करने? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज महंगी हैं, चमकदार हैं, शानदार हैं, वहाँ यूनियंस नहीं है। तो यूनियन बना करके आप जो है पढ़ाई लिखाई को और भी ख़राब कर दो, सामान्य बच्चों के लिए दरवाजे और भी बंद कर दो। ये क्या बात हुई? तो ऐसी तो जैसा कि मैं कह रहा था, जब मैं चीफ डॉक्टर था और मैंने ये सब देखा तो मैंने अपने प्रोक्टोरियल बोर्ड से कहा, भाई आपको देख रहे हो ये क्या हालत है, ये तो ठीक नहीं है। फिर हम सब ने एक स्वर से निर्णय लिया और हमने विश्वविद्यालय में उस वक्त के वाइस चांसलर को पत्र लिखा। और प्रोक्टोरियल बोर्ड अपनी सलाह ही दे सकता है, एग्जीक्यूशन का पावर वाइस चांसलर को होता है।
हमने पत्र लिखा कि ये हालत है हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, आपस में एक दूसरे के शत्रु बने फिरते हैं, कैंपस का माहौल पढ़ाई लिखाई ख़राब कर रहे हैं, ये टीचर्स तक की इंसल्ट करते हैं। इनका मन इतना विकृत हो जाता है कि ये टीचर्स की जाति देख करके उसको नमस्ते करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ये कैसी दुनिया बनाई है इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने। तो हम लोग आपसे अनुरोध करते हैं कि ये सारे के सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि सारे के सारे जाति धर्म विचारधारा रीज़न आदि पे ही हैं, इनको बैन कर दिया जाए। जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स करे, स्टूडेंट्स की बेहतरी का काम करे, कैंपस की बेहतरी का काम करे, वही ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन जाति धर्म की, क्षेत्र की, भाषा की राजनीति करने वाले स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बैन किए जाएं। लेकिन वाइस चांसलर की कोई मजबूरी होगी, उन्होंने उसे आज तक लागू नहीं किया। खैर, ये तो बात पुरानी हो गई। मैं अभी भी ये मानता हूँ और ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, विद्यार्थी संगठन जो इस तरह के हैं, जो जातिवादी, धर्मवादी, क्षेत्रवादी, भाषावादी, बांटने वाले, नफरत पैदा करने वाले, आपस में लड़ाने वाले, मनमुटाव करने वाले, दुराव पैदा करने वाले, पूरे कैंपस के माहौल में जहर घोलने वाले जो भी छात्र राजनीति है, जो भी छात्र संगठन है, उनको पूरे देश में सरकार कोर्ट बंद करे, यूनियंस के इलेक्शन बंद करे। कोई इलेक्शन नहीं होगा, यूनियन होगी, स्टूडेंट यूनियन होगी, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, कैंपस की बेहतरी का काम करेगी, रचनात्मक काम करेगी। लेकिन ये स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के द्वारा नहीं आएगी। तो कैसे आएगी? आपको पता है कि हर विश्वविद्यालय में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, छोटी बड़ी। जैसे मान लीजिए मेरे ही विश्वविद्यालय में, उदाहरण के लिए मान लें कि 50 तरह की क्लासेस होंगी, एमए से लेकर के एमएससी, एमबीए, पीएचडी, 50 तरह की क्लासेस, जिसमें से पीएचडी को अगर छोड़ दें तो हर साल 50 तरह के, 40 तरह के टॉपर्स होंगे हर क्लास में। तो ये 40 टॉपर्स की यही टॉपर्स उस स्टूडेंट यूनियन की बॉडी को क्यों ना एक समूह के रूप में फॉर्म करें। यानी 40 टॉपर्स, 50 टॉपर्स, 25 टॉपर्स, हर क्लास का एक टॉपर मिल करके ही स्टूडेंट यूनियन की बॉडी को बनाए और ये लोग सामूहिक रूप से निर्णय लें। कोई इलेक्शन नहीं, हर साल स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं, उनको बंद करिए। हर साल टॉपर्स होते हैं, 1 साल तक ये टॉपर्स काम करेंगे और अगले साल नए टॉपर्स आएंगे। आप देखिए कैंपस ठीक होने शुरू हो जाएंगे, मारपीट झगड़े बंद हो जाएंगे, संवाद पैदा होगा। और ये जो टॉपर्स होंगे, ये निश्चित रूप से, मेरा यकीन है, निश्चित रूप से ये उन प्रोफेशनल छात्र नेताओं, फिसड्डी छात्र नेताओं, बेवकूफ़ खराब विद्यार्थी छात्र नेताओं से काफ़ी बेहतर होंगे। ये पढ़े लिखे होंगे, टॉपर्स होंगे, समझदार होंगे, इनकी बहुसंख्या बेहतर होगी और ये मिलकर के सामूहिक विवेक से निर्णय लेंगे छात्र कल्याण से, छात्रों की समस्याओं से संबंधित सभी मामलों पे। तो भारत सरकार को, वाइस चांसलर्स को, विश्वविद्यालयों को, सुप्रीम कोर्ट को इस दिशा में सोचना चाहिए। लिंगदेह आयोग ने गुंडागर्दी रोकी, अराजकता रोकी, जो बहुत जरूरी थी। अब वक्त आ गया है कि हम और रेडिकल चेंज लाएं, हमें और कठोर कदम उठाने होंगे, रेडिकल चेंज लाने होंगे अगर हमें देश को, समाज को, विश्वविद्यालयों को, अपने बच्चों को बचाना है। तो एक शिक्षक के रूप में भी मेरी ये चिंता है, और जो गार्जियंस, जो आप लोग घरों में बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को समझें कि उनके बच्चे आकर के किस भंवर में फंस रहे हैं, और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझें कि उनको किस भंवर में फंसा करके किस तरह उनको बर्बाद किया जा रहा है, और ओवरऑल किस तरह यूनिवर्सिटीज़ को ख़राब किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, और यूनिवर्सिटीज़ पतन की तरफ अग्रसर हैं। हम भविष्य के जनरल हॉस्पिटल्स हैं, जेएनयू भविष्य का जनरल हॉस्पिटल है, और उसको जनरल हॉस्पिटल बनाने में, नष्ट करने में स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट पॉलिटिक्स सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो भगवान के लिए इस यूनियन बाजी पे, इस छात्र राजनीति पे, इस विकृत छात्र राजनीति पे रोक लगाई जाए, स्टूडेंट यूनियन के चरित्र को, स्वरूप को चेंज किया जाए, टॉपर्स उसके मेंबर हों,
और मिलकर के सामूहिक विवेक से छात्र राजनीति, छात्र समस्याएं, छात्र कल्याण से संबंधित निर्णय लें। सोचेंगे, और अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कोई ऊंच नीच है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करें कि हमारे विश्वविद्यालय बचे रहें, विकसित हों और सामान्य घरों के और गरीब घरों के अच्छे बच्चों को शिक्षा का अवसर, अच्छी शिक्षा का अवसर मिलता रहे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।